Yes, class, your second concept of clock synchronization is logical clock synchronization. We completed our physical clock synchronization algorithms. In that, in the physical case, you have to explain what the UTC, Christian's algorithm and Berkeley algorithm. Now here the second concept, that is the logical clock synchronization. See, what is this? What is the logical clock? What is it means? It refers to implementing a protocol on all machines in a distributed system. Okay, so that all these machines are able to maintain consistent ordering of events within a virtual time span. Here, what does logical clock means? It refers to implementing a protocol on all the machines in a distributed system. Okay, if there are 1000 nodes on a distributed system, then all these 1000 nodes will follow a protocol. Protocol means, a set of rules, and that all the communication over the network takes place with the help of different protocols, and all the machines should agree and follow these protocols, or you can say all the machines should agree and follow these set of rules decided by a system. Clear? Now why it follow a protocol, or why it follow a set of rules? So that all these machines are able to maintain the consistent ordering of events within a virtual time span. It means, over the network, मैंने आपको बताया था that in each and every system there is a physical clock. ओके, जो क्लॉक आपके सिस्टम में होती है, एंड दैट क्लॉक टाइमिंग इज़ नॉट द सेम इन ऑल द सिस्टम. वो सभी सिस्टम पे आपका सेम नहीं होता, बट फॉर एप्लीकेशंस हु आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हु नीड टू कोऑपरेट और सिंक्रोनाइज, वी नीड टू अप्लाई अ काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम सो दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. ब्रेक सबके केस में हो रही है या इंडिविजुअली आपके? यस, अदर स्टूडेंट्स ब्रेक हो रही है आपके में भी? हेलो. नो मैम. ओके, जस्ट वेट.
Clear? What is a logical clock? Logical clock refers to implementing a protocol on all the machines in a distributed system so that they can follow a consistent ordering of events within a virtual time span. It means मैंने आपको बताया था दैट जो आपकी फिजिकल क्लॉक है आपके सभी सिस्टम्स पे ओवर द नेटवर्क उनका टाइमिंग सेम नहीं होती है, बट अगर हमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसी है जिनको हमें क्या करना होता है, कॉपरेशन देनी होती है, टाइप ऑफ कॉपरेशन, सो दैट क्योंकि एग्जीक्यूशन है क्या हो एफिशिएंटली हो सके ओवर द सिस्टम. सो फॉर दैट यू नीड अ कॉमन क्लॉक फॉर ऑल द सिस्टम. कॉमन क्लॉक मीन्स कि जिसकी टाइमिंग, जिसमें क्या होगा आपका टाइमिंग एक जो पर्टिकुलर जैसे सर्वर है, मैंने आपको बताया था इन द लास्ट एल्गोरिदम, अगर टाइम सर्वर पे जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारी क्या करेंगी अपने टाइम को एडजस्ट करेगी. वो इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि सभी क्लॉक पे आपका सेम टाइम हो. तो लॉजिकल क्लॉक क्या होती है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, इसे हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटोकॉल. जिस प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स ऑन विच ऑल द मशीन मस्ट एग्री. यानी कि अगर कोई हमने प्रोटोकॉल बना दिया है टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ओवर द नेटवर्क, तो वो सभी मशीन्स क्या करेगी, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी. अगर ये प्रोटोकॉल को कोई मशीन फॉलो नहीं करती है देन इट मीन्स इट इज़ वायलेटिंग द रूल्स. और जो वहाँ पे अब उस मशीन को क्या रिक्वायरमेंट होगी, दैट इट नीड्स टू एडजस्ट और यू कैन से इट नीड्स टू अपडेट इट्स टाइम, अपडेट इट्स सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटोकॉल. क्लियर? अब यहाँ पे एक टर्म है आपकी कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स. कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स क्या है, प्रोसेस विच एंश्योर्स द ordering of events, okay, which is transmitting over the network. Ensure the ordering of event मतलब suppose a sender is sending a message in the form m1, m2, m3. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इन द स्टेप ऑफ ऑर्डरिंग के टाइप से मैं आपको बताई थी. तो इन दैट केस क्या है कि आपका जो ऑर्डरिंग m1 फिर m2 फिर m3, तो ये एग्जैक्ट ऐसी ही ऑर्डरिंग में आपका रिसीवर साइड पे डेटा रिसीव होना चाहिए. अगर ऐसा ही होता है देन इट मीन्स इन द सिस्टम देयर इज़ अ कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स. क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर हियर दैट देयर इज़ अ प्रोटोकॉल ऑन विच ऑल द मशीन मस्ट एग्री. सेकेंड थिंग, ऑल दीज मशीन्स विल फॉलो द कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स विद इन ए वर्चुअल टाइम स्पैन. वर्चुअल टाइम स्पैन मीनिंग कि यहाँ पे क्या है आपका एग्जैक्टली कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है कोई क्लॉक, बट हमें क्या करना पड़ रहा है, एडजस्ट करनी पड़ रही है टू प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ओवर द नेटवर्क. क्लियर है? नाउ सी हियर एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल इफ सपोज हियर जब सपोज एक आपका जनरल एग्जांपल क्या है, सपोज दिस इज अ मेट्रो. आपकी मेट्रो क्या है, मेट्रो ट्रेन कैसे चलती है, आपकी एक इनिशियल स्टेट होती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर उसका क्या होता है, गोल नोड होता है जहाँ पे उसको रीच करना होता है. अब मेट्रो क्या करेगी, अब जितने भी आपके इनिशियल टू गोल स्टेट के बीच में जितने भी स्टेशन है ये उन सबको फॉलो करेगी. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट होगी अपनी इनिशियल स्टेट से, यानी कि स्टेशन 1 से मेट्रो ने स्टार्ट किया.
After that it will reach to this station 2, 3, 4 and at last the goal state. Clear? Now what is happening here, this metro train is following strict rules. वो क्या कर रही है, strict rules follow कर रही है, एक particular order follow कर रही है कि first of all it has to reach to the station 1, after that 2 and after that 3. ऐसा नहीं है कि ये जो मेट्रो है यहाँ से ना स्टार्ट करके सीधा कहाँ जाती है आपकी S3 पे, ऐसा नहीं होता. सो देयर इज़ अ strict rules which this metro has to follow. So like this also over the network, अगर आपका कोई भी सेंडर मशीन कोई मैसेज सेंड करती है टू अनदर सिस्टम, दैन फॉर ऑल दी मशीन्स हैव स्ट्रिक्ट रूल्स सम प्रोटोकॉल जिसको उनको फॉलो करना होता है और उनको एग्री करना होता है. इफ़ एनी वन नोट इज़ वायलेटिंग दैट रूल, अगर वो वायलेट करती है इट मीन्स उसको क्या है, वहाँ पे आपका मैसेज ट्रांसमिशन एफिशिएंटली नहीं होता एंड दैट मशीन नीड टू अपडेट its system clock according to that rules, okay, according to that protocol. Clear? So same here in the case of network I am explaining you that in this case what happens, suppose this is a system, okay, system S1. Now this system S1 send to message to the system S2. Now what happens here in the case of your logical clock, that this system S1 will send a message. किसको मैसेज इसको सेंड करना है, इट विल कंसिस्ट द एड्रेस ऑफ दैट मशीन, दैट इज हेयर डेस्टिनेशन जो है दैट ये क्या है S2, मैं S2 लिख रही हूँ यहाँ पे DS2, डेस्टिनेशन इज S2 एंड नाउ द मैसेज इज सेंडिंग फ्रॉम द S1. क्लियर? नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन्स हेयर, आपको पता है जब भी आपका मैसेज सेंड किया जाता है उसमें क्या होता है, आपका सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों ही होता है. नाउ वेन एवर यू एक्सप्लेनिंग दिस लॉजिकल क्लॉक यू हैव टू एक्सप्लेन वन टर्म मोर, दैट इज व्हाट द टाइम स्टैम्प. क्लियर है? अब इस केस में क्या होगा यहाँ पे, इन दिस केस देयर इज अ टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प किसकी होगी आपकी, ये S1 की है. क्लियर? नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस हियर, S1 वांट टू सेंड मैसेज to the S2, this is S1 and it want to send message to the S2. Now in the message what is present here also, there is also a time stamp of this sender S1. टाइम स्टैम्प क्या होगा, टाइम स्टैम्प आपकी एक इंटीजर वैल्यूज़ होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ओके, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसने मैसेज सेंड किया S2 को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन्स हियर कि S2 पे जैसे ही मैसेज रिसीव होगा वो कंपैरिजन होगी इसमें जो टाइम स्टैम्प है और जो S2 की टाइम स्टैम्प है उसकी, यानी कि जो S1 का टाइम है और जो S2 का टाइम है उन दोनों का क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन्स हियर, इफ़ द टाइम ऑफ योर S2, अगर S2 का टाइम आपका ज़्यादा होगा किससे, S1 से, देन जो आपका ये मैसेज है माना जाता है कि आपका मैसेज अब अच्छे से एफिशिएंटली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है और इसने किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया इस सिस्टम में. क्लियर? लेकिन अगर जैसे आपका मैसेज रिसीव हुआ, कंपैरिजन हुआ S2 की टाइम स्टैम्प और S1 के टाइम स्टैम्प का, रिसीवर की यानी कि S2 की टाइम स्टैम्प अगर लेस होगी, so then it in that case it means this system S2 is violating the rules. क्योंकि इसमें रूल क्या है, आपको क्या होता है मेनली कि जो आपकी नेक्स्ट सिस्टम होगा जिस पे आपका मैसेज रिसीव होना है उस रिसीवर की टाइम स्टैम्प हमेशा सेंडर की टाइम स्टैम्प से ज़्यादा होनी चाहिए. दिस इज़ द रूल इन दिस केस, इन दिस प्रोसेस, दैट the receiver time stamp value should be more than that of sender's time stamp value. क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे होता है आपका मैसेज ट्रांसमिशन. तो मैसेज के साथ में हर एक मैसेज पे यहाँ पे जो भी सेंडर सेंड करता है वो अपनी टाइम स्टैम्प को उसके साथ अटैच करता है. तो टाइम जैसे ही वो मैसेज आपका रिसीवर साइड पे पहुँचता है तो रिसीवर साइड क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम स्टैम्प वैल्यू को चेक करता है. अगर टाइम स्टैम्प की वैल्यू रिसीवर की ज़्यादा है तो इट मीन्स वो आपकी प्रोसेसिंग है आगे वो होती है उस मैसेज से रिलेटेड. लेकिन अगर उसकी रिसीवर की टाइम स्टैम्प आपकी लेस है सेंडर की टाइम स्टैम्प से, देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिसीवर है उसको अपनी क्लॉक को, अपने टाइम को, सिस्टम के टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है. अपनी जो उसकी एट प्रेजेंट जो वैल्यू है एंड आल्सो द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ है, इट नीड टू एडजस्ट ऑल दीज वैल्यूज़. तो इस तरह से जब वो अपने एडजस्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम की वैल्यूज़ को, आफ्टर दैट द प्रोसेसिंग ऑफ दैट मैसेज विल टेक प्लेस. क्लियर है? तो ये आपका कंसेप्ट है इसके अंदर लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में. इट मीन्स you have to remember that in each message there is a time stamp and you have to do what, the comparison of these time stamp. And third thing is the time stamp of receiver should be more than that of sender time stamp. If it is less then it is violating the rules and it have to adjust its clock according to the system. Clear? Now see here
for this logical clock synchronization there are two methods or two ways to implement this. Methods to implement this logical clock synchronization. First method is that all the machines over the network need to synchronize their clock time by using a synchronized algorithm. Clear? And the second method is what? The system. Here, which system? For which system we are talking about? That is, remember that for distributed system. Here, the distributed system should adopt the happen before relationship. Clear? So these are the two methods by which your clock synchronization, logical clock synchronization will take place over the network. Now talk about the first method, that is by using a synchronization algorithm all of the machine need to synchronize its clock. But this method is not considered in this case. In the case of logical clock synchronization, this method is not considered. Why? Because it is difficult to implement and it is very complicated. अगर हम इसको implement भी करते हैं तो भी क्या है कि आपका टाइम टू टाइम ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको क्या करना है इसमें सभी क्लॉक का सेम टाइम. सो मे बी कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसा हो सकता है कि उनके क्लॉक टाइम में फिर से डिस्टर्बेंस हो जाए. तो फिर से क्या होता है, आपको दोबारा से सिंक्रोनाइज एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ता है और फिर से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. सो ये मेथड आपका बताया गया मतलब, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हम नहीं करते. वाई? फॉर लॉजिकल क्लॉक के लिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट and complicated. सेकेंड मेथड है वो आपका यूज़ किया जाता है फॉर दिस लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज़ द सिस्टम फॉलो द हैपन बिफोर रिलेशनशिप. नाउ दिस हैपन बिफोर रिलेशनशिप मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज़ दिस हैपन बिफोर रिलेशनशिप? इट इज़ मेनली रिलेटेड टू the causal ordering of events. It is related to what? The causal ordering of events. If you remember that in the group communication I explained you the different types of ordering: absolute, consistent, casual. All of these are dependent on what? They are dependent on the ordering of events. Clear? So there are two types of applications over the network. Some are those which are fully dependent on time, यानी कि they need exact time
to execute their processes. But कुछ applications कैसी होती है, some are those which are dependent on the events. So whenever you will explain the concept of logical clock synchronization, you have to explain the concept of ordering of events. Remember that कि आपको क्या explain करना है यहाँ पे. Here there is no requirement that you have to explain the timing, exact timing. You have to explain what the exact ordering of events. Clear? So here in this case the method which is used for synchronization, which is what, that is happen before relationship, and it is related to what, it is related to the casual ordering of events. Casual ordering of event means, suppose, let us suppose that there are two events in a system, and this is represented by event A, and here is the event B. Okay, now if there is a happen before relationship, if there is, I am writing here happen before relationship HBR. Okay, then what happens here? Now first of all, first thing, the timestamp is attached with events. टाइम स्टैम्प को अटैच किया जाएगा हर एक इवेंट के साथ. टाइम स्टैम्प इज अटैच विथ बोथ इवेंट्स डिनोटेड बाय कैसे लिखते हैं हम इसको, टी एस. टाइम स्टैम्प के लिए टी एस. अब आपका इवेंट का नेम दैट इज ए. ओके, टी एस ए एंड सेकेंड इज योर टी एस बी. क्लियर है? Now these events are following this casual ordering. If events are following casual ordering, if the timestamp of event A is less than the timestamp of event B. Clear? Now follow example. If the timestamp of A is equal to 1 and the timestamp of B is equal to 2, then what does it mean? Here 1 is less than 2. So it means now these two events are following the rules of this system and they are adopting this casual ordering of events. Clear? So in the case of your casual ordering of events से मतलब क्या है कि जो event जो है हम उनको कैसे चेक करते हैं, with the help of their time stamps. और आपकी जो टाइम स्टैम्प होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेंडर की टाइम स्टैम्प होगी वो आपकी लेस होगी और जो आपके रिसीवर की टाइम स्टैम्प होगी वो ज़्यादा होगी. अब सेंडर रिसीवर का कंसेप्ट क्या है कि इवेंट ए कहाँ हो रही है आपकी सेंडर पे, इवेंट बी कहाँ हो रही है आपकी रिसीवर पे. सो अगर ए एंड बी आपकी दो इवेंट्स हैं तो उन दो इवेंट्स को हमें किस में शो करना है, कैजुअल ऑर्डरिंग में. देन इट मीन्स व्हाट कि जो आपकी टाइम स्टैम्प होगी आपकी पहली इवेंट की, इवेंट ए की, वो क्या होगी, लेस होगी टाइम स्टैम्प ऑफ इवेंट बी. या फिर आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ़ द इवेंट्स आर हैपनिंग इन द ऑर्डर, इफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन ए ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर क्या है आपका 1 2 3 4 5. ओके, देन they must execute in this order only, to not violate the rules.
Clear है? So this is the method 2 in which we use the happen before relationship, and in the case of happen before relationship what happens कि ऑलवेज जो आपकी प्रीवियस इवेंट होगी उसकी टाइम स्टैम्प उससे नेक्स्ट इवेंट से हमेशा कम होगी. अगर आपका ऐसा नहीं होता है तो इट मीन्स वो आपका सिस्टम वायलेट कर रहा है उस रूल को. अगर ऐसा है कि यानी कि आपका जो एक पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर ही चल रहा है तो इट मीन्स सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है. क्लियर है? नाउ बेस्ड ऑन दिस मेथड देयर इज़ अ लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम. मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ फिजिकल यू हैव टू डिस्क्राइब द थ्री कंसेप्ट UTC, Christian and Berkeley algorithm. In the logical there is only one, that is your Lamport logical clock. Clear? Now I am starting with that Lamport logical clock. Take the screenshot of this. One thing more in this, there is a in this type of system the transitive relationship follows. Transitive relationship, I think all of you know about the transitive relationship. What is this transitive relationship? See here, in this type of system the transitive relationship follows. Now what is this transitive relationship? If the timestamp of A is less than the timestamp of B. Clear? Second here is the if timestamp of B is less than timestamp of C, then the timestamp of A will be less than the timestamp of C. Clear? जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा था 1 2 3. अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ABC तो यहाँ पे आपको पता है अगर 1 लेस देन 2 है, 2 लेस देन 3 है तो ऑब्वियसली 1 विल लेस देन 3. तो इस टाइप का रिलेशनशिप आपको फॉलो करता है इन दिस सिस्टम, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप. ये जो मैंने यहाँ पे इसको आप ट्रांजिटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इन प्लेस ऑफ दिस लेस देन साइन, इसको आपको पता है टेंड्स टू साइन, आपको पता है ना जो एरो होता है वो आपको शो करना है. हेयर इन द प्लेस ऑफ दिस साइन लेस देन you have to show with yes, what you have to show is this relationship like this. If TSA tends to be same like this, यहाँ पे भी TSB tends to C. And same here TSA C, then TSA tends to C. This is what the transitive relationship, and you know this relationship. If A tends to B tends to C, then A tends to C. Clear? Now next come up to the Lamport algorithm. Lamport logical
clock synchronization. Now there are 4 steps mainly for this algorithm. What are these steps? See. So what are these 4 steps? First of all, each message carries a timestamp of sender clock. This is the first step जो मैंने आपको बताया था कि जो भी मैसेज आपका सेंड होगा ओवर द नेटवर्क रिसीवर साइड पे, तो उसके साथ में अटैच होगी उस सेंडर की टाइम स्टैम्प. सेकेंड, when a message arrives at receiver, then the comparison of sender timestamp and receiver timestamp will take place. Clear? ना थर्ड स्टेप, सेकेंड अभी आपको बताया था कि मैसेज आया, उसके बाद पहले क्या होगा, कंपैरिजन होगा. नाउ इन द थर्ड केस, इफ द रिसीवर टाइम स्टैम्प इज लेस देन द सेंडर टाइम स्टैम्प, and what happens here in this case, what you have to do, set the message to TS plus 1. It means what, कि अगर आपका रिसीवर के साइड पे जो टाइम स्टैम्प है वो लेस है, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेट द रिसीवर टाइम स्टैम्प इक्वल टू सेंडर टाइम स्टैम्प प्लस 1. ये जो मैसेज यहाँ पे लिखा है, सेट द मैसेज टू TS प्लस 1, यहाँ पे TS किसकी बात हो रही है, ये सेंडर की. तो जो रिसीवर की टाइम स्टैम्प होगी एट प्रेजेंट, उसको हमें क्या करना होगा, जो सेंडर की टाइम स्टैम्प है उससे एक ज़्यादा सेट करना होगा. तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, वैल्यू ऑफ सेंडर टाइम स्टैम्प प्लस 1. क्लियर? आफ्टर दैट एल्स पार्ट, यानी कि अगर ज़्यादा है, इट मीन्स एल्स डू नथिंग. क्लियर? कुछ नहीं करना आपको. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपकी रिसीवर की टाइम स्टैम्प ज़्यादा है, देन इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द एग्जीक्यूशन ऑफ मैसेज विल टेक प्लेस इन द system. Clear? So these are the 4 steps for this. Just only 4 steps. What you need to remember that this step third, कि आपको ये चेक करना मेनली कि टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या है. अगर ज़्यादा है रिसीवर की तो कुछ नहीं करना, मैसेज बट एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर कम है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, दैट द वैल्यू ऑफ सेंडर टाइम स्टैम्प प्लस 1. अब देखो वो कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा. सी हियर, फॉर एग्जाम्पल, इससे वर्किंग होती है लैम्प कोड की. सपोज आई एम टेकिंग हेयर the 3 nodes, 1 2 3. Clear? Now what happens here, in the case first, this is sender S1, या आप कह सकते हैं सिस्टम S1, this is system S2, and this is system S3. Okay, now all they have their clock and all they have their timings. अब टाइमिंग मैं इसे मेंशन कर देती हूँ. सपोज आई एम स्टार्टेड विद 0. आफ्टर दैट मैं यहाँ पर लेती हूँ 2 4 6 8 10
12, 14, next here is 16, 16, next is 18, next is 20, नेक्स्ट 22। इस तरह से आप इस तरह से यहाँ पे नीचे वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द नेक्स्ट S2 नोट आई एम टेकिंग द वैल्यूज़ लाइक 3, आफ्टर दैट 5, देन इज 7, देन इज 9, 11, 13, 15, 17, 19, here is 21, और इधर मैं ले लेती हूँ 23, और इधर मैं लेती हूँ 25, 21, 23, और here is 25. Clear? Now in the third system node I am taking here suppose the values, that is 4, 6, 8, 10. After that 12, 14, 16. ये वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। व्हेनेवर यू विल एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। अब एक्सप्लेन कैसे करना है वो देखो, 20, 22, 24, 26। सपोज मैंने ये वैल्यू ले ली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज द सेंडर S1 इज सेंडिंग अ मैसेज टू द S2, so here from this node a message is sent to this one. Clear? How will you represent it? First of all you have to show here the timestamp of sender. Now here what is the value of timestamp? That is 2. You have to write here the 2. Clear? आफ्टर दैट द मैसेज जो डेटा है आपको जो उसको सेंड करना है। क्लियर है ना? कौन सेंड कौन कर रहा है यहाँ पे? S1 कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर द TS of S1. So TS of S1 value is 2 and second here the message. Clear? Now here when the message will reach at this node S2 यानी कि receiver node, अब S2 इस केस में क्या है यहाँ पे? It is acting as a receiver. Now first of all what happens here? The message will be compared. अब मैसेज कंपेयर होगा। मैसेज में कंपेयर क्या करना है हमें? टाइम स्टैम्प वैल्यू को। अब टाइम स्टैम्प वैल्यू आपकी S1 की कितनी है? 2, S2 की कितनी है आपकी? 7। तो इट मीन्स जो आपकी रिसीवर साइड के टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी कि मोर है। तो इट मीन्स जो आपका ये सिस्टम है दोनों S1 S2 दे आर नॉट वायलेटिंग द रूल्स, और जो आपका मैसेज की जो ऑर्डरिंग हो रही है वो भी आपकी सही तरह से हो पा रही है। क्लियर है? यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी रिसीवर साइड पे आपकी ज़्यादा ही होनी चाहिए। क्लियर? नाउ सपोज इन द सेकेंड केस अगर मैं लेती हूँ फ्रॉम हेयर द वैल्यू हेयर इज द 9 एंड हेयर। क्लियर? सेम लाइक दिस in this case also the timestamp will be sent also with the message, that is TS of S2, TS of S2, और वो वैल्यू क्या है आपकी? 9। क्लियर? और उसके साथ में जो आपका डेटा होता है वो सेंड किया जाता है TS S2, the value is 9. Simply I am writing here. Clear? तो ये कौन, अब यहाँ पे इस केस में सेंडर कौन है आपका? S2। S2 क्या कर रहा है? एक मैसेज सेंड कर रहा है किसको? S3 को। अब S3 के पास जब ये मैसेज रिसीव होगा फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम स्टैम्प वैल्यू विल बी कंपेयर्ड। नाउ टाइम स्टैम्प वैल्यू कितनी है S2 की? सेंडर की 9 है और रिसीवर की कितनी है? 12। इट मीन्स ये भी आपका क्या है? एग्जैक्टली जो आपकी केस जो ऑर्डरिंग है, कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग है, वो फॉलो कर रहा है आपके सिस्टम। ये भी आपके रूल को वॉयलेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सेंडर की कम है और रिसीवर की वैल्यू कितनी है टाइम स्टैम्प की? वो मोर है। क्लियर? Now in the third case see here, if suppose here the message is sent to this node. विद द हेल्प ऑफ एरोज भी आप डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें दिखाना उससे ज़्यादा बेटर सही लगेगा। ठीक है? सो हेयर जो आपका यहाँ पे क्या है 14
अब यहाँ पे सेंडर कौन है, S3. सपोज S3 जो है, इन दिस केस द मैसेज इज सेंडिंग फ्रॉम S3 टू S2. क्लियर. सो इन दिस केस व्हाट हैपन्स हियर, द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ योर S3 यानी कि टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ सेंडर. सेंडर कौन है, S3. तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेंडर की लिखती हूँ. टाइम स्टैम्प ऑफ S3 इज what is its value, that is 14. When this message will reach to the node S2, then the value will be compared. Now here the value is what, 13. Up in this case this system S2 is what is it is doing, it is violating the rules. जो रूल्स आपके सेट किए गए हैं वो रूल वायलेट हो रहा है. वायलेट क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी सेंडर की जो टाइम स्टैम्प है वो उसकी वैल्यू लेस नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू उससे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए. ओके. नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस केस, नाउ सी हेयर, मैंने यहाँ पे लिखा था स्टेप अभी कि अगर आपकी रिसीवर की लेस होगी टाइम स्टैम्प तो उस केस में रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करेगा. जो वैल्यू टाइम स्टैम्प की है सेंडर की उसमें +1 करना पड़ेगा. क्लियर. सो हेयर द वैल्यू ऑफ सेंडर टाइम स्टैम्प इज़ 14. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, इसको जो सेंडर S2 है इसको अपनी कितनी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, 14 + 1 15. तो हेयर इन दिस केस यहाँ पे 13 के प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. क्लियर. सो इन दिस डायग्राम ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग दैट नाउ द वैल्यू हैज़ टू चेंज, दैट इज हेयर इन द प्लेस ऑफ 13 व्हाट शुड बी देयर, इट शुड बी द वैल्यू 15. ये जो मैंने 15 किया, इट मीन्स जो आपका ये S2 है वो अपनी वैल्यू को अपडेट कर रहा है. अब अगर इसकी इस पॉइंट पे वैल्यू अपडेट होती है तो आगे की जो वैल्यूज़ होगी ना, फर्दर वैल्यूज़, उन्हें भी तुमको अपडेट करना पड़ेगा. उनको ऐसे नहीं छोड़ना है. अगर ऐसे छोड़ोगे तो फिर आपका ये जो एग्जाम्पल है वो गलत हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे तो उसने अकॉर्डिंग टू दिस सेल को अपनी वैल्यू चेंज कर दी, यानी कि जो सेंडर का टाइम स्टैम्प था 14 उसमें एक ज़्यादा होता है, एक प्लस किया 15. तो 15 उसने अब एट प्रेजेंट अपना टाइम स्टैम्प सेट कर लिया है. अब आफ्टर दैट इसमें प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 13 और 15 का डिफरेंस क्या है आपका, 2 का है. सो आफ्टर दैट इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ होगी उसमें आपको क्या करना होगा, +2 करना होगा. क्लियर. सो इट मीन्स यहाँ पे जो है ये 15 वैल्यू चेंज हो जाएगी. मैं इसको 15 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, सीधा यहाँ पे 17 के बाद नेक्स्ट वैल्यू आपकी 19, 21, 23, 25 और एक और वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. मैंने इनको इरेज नहीं किया है, जस्ट आई एम एडिंग 1 मोर वैल्यू, क्योंकि टोटल यहाँ पे कितने थे आपके 6. तो टोटल आपकी कितनी वैल्यूज हो जाएगी, फर्दर 6 और लास्ट वैल्यू विल बी हेयर द 27. क्लियर. तो इस तरह से आपको कोई भी एग्जांपल फॉर लैम्पोर्ट क्लॉक शो करना है. क्लियर है क्लास. एनी डाउट टू एनीवन, जस्ट रिमेंबर दैट कि आपकी जो